दुनिया का क्या हाल हो गया है जहां एक गूल शांति से अपने इंसानी लाश के भोजन का आनंद भी नहीं ले सकता। इस गूल को, जो बिंज ईटर गूल के नाम से कुख्यात है, जेसन वुरहीस के एक ऐसे कॉपीकैट का सामना करना पड़ता है जिसका दिमाग असली वाले से भी ज्यादा खिसका हुआ लग रहा था। जेसन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। उसे इस गूल को जिंदा वापस ले जाना था, लेकिन कुछ उंगलियां और पैर तोड़ने में कोई हर्ज नहीं था। उसने अपने भारी हथियार एक जंग लगे रिंच से उस पर हमला किया, लेकिन वो फुर्तीली गूल आसानी से बच निकली और साथ ही उसका टूल भी उड़ा ले गई। इस घटना की खबर टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही थी, लेकिन इससे हाइडोशी और किंकी का ध्यान उनकी इस जरूरी बातचीत से नहीं भटका कि पहली डेट के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होनी चाहिए। किंकी के बुक शॉप या बर्गर मार्ट के सुझावों का हाइडोशी मजाक उड़ाता है, लेकिन जब हाइडोशी से उसकी पसंद पूछी जाती है तो वो किसी बैक बेंचर की एग्जाम शीट की तरह ब्लैंक हो जाता है। हाइडोशी किंकी को चिढ़ाते हुए पूछता है कि वो लड़की कौन है। उसका अंदाजा था कि वो वहाँ की वेट्रेस टोका है। हालांकि किंकी को वो आकर्षक लगती थी, लेकिन वो बात नहीं थी। तभी वो लड़की अंदर आती है। उसे एक नज़र देखते ही हाइडोशी केनी से कहता है कि वो हार मान ले, क्योंकि किंकी जैसे बीस्ट के लिए वो बहुत बड़ी ब्यूटी थी। फिर हाइडोशी अपने दोस्त को मौका देने के लिए दुकान से चला जाता है। किस्मत से वो लड़की रेस उसी लेखक की नॉवेल पढ़ रही थी जिसे किंकी जानता था। दोनों की अच्छी बातचीत हुई और किंकी ने उसे बुक शॉप डेट के लिए मना ही लिया। लगभग उसी समय गूल का एक और शिकार मिलता है। आमतौर पर गूल महीने में एक बार खाते हैं, लेकिन ये बिंज ईटर एक असली भुक्कड़ थी। 2. एक खौफनाक सच और नई जिंदगी। रविवार आता है और केनी आखिरकार अपनी डेट पर जाता है। बातों में इतना खोया हुआ था कि अपने पसंदीदा लेखक की तारीफ करते करते वो अपना खाना गले में फंसा लेता है। किंकी नोटिस करता है कि रेज ने अपने खाने को छुआ तक नहीं, जिस पर वो जवाब देती है कि वो डाइट पर है। उसी शाम डेट के बाद रेज किंकी को बताती है कि वो उस इलाके में रहती है जहां हाल ही में गूल के हमले हुए हैं और उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो उसे घर तक छोड़ने का ऑफर देता है। वो उसे हाइडोशी के बारे में और अपनी किताबों के प्यार के बारे में बताता है जो उसे अपने दिवंगत पिता के कलेक्शन से मिला था। टाका रास्ते में केनी और रेज को देखती है, एक शक भरी नजर डालती है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाती है। किंकी हिम्मत जुटाकर रेस को अपने दिल की बात बताता है और ये जानकर खुश हो जाता है कि रेस भी वैसा ही महसूस करती है। हालांकि उसकी ये खुशी जल्द ही तबाही में बदल जाती है जब ये खुलासा होता है कि रेस ही वो बिंज ईटर गूल है और वो उसके कंधे का एक बड़ा हिस्सा काट खाती है। अपने टेंटिकल्स का उपयोग करके वो किंकी को बुरी तरह कुचल देती है। वो उसकी आंतों की जेली बनाने ही वाली थी कि उसकी कुकिंग तब बीच में रुक जाती है जब कुछ भारी लोहे के बीम उसके ऊपर गिर जाते हैं। जब किंकी मौत के कगार पर होता है तो वह अवचेतन रूप से डॉक्टर को यह कहते हुए सुनता है कि वे उसके लिए राइस के अंगों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वह एक गूल के अंगों का प्राप्तकर्ता बन जाता है। किंकी को होश आता है, लेकिन उसे बिल्कुल भूख नहीं लगती। डॉक्टर इसे सदमे के बाद का सामान्य व्यवहार मानकर टाल देता है। डिस्चार्ज होने के बाद जब किंकी घर पहुंचता है तो उसे कुछ खाना मिलता है जो हाइड ने उसके लिए छोड़ा था। जब किंकी किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने कमरे में बैठा होता है तो टीवी पर एक गूल एक्सपर्ट बताता है कि गूल किसी इंसान को खाने के बाद 1 या 2 महीने तक बिना खाए रह सकते हैं। उन्हें केवल इंसानी अंगों से पोषण मिलता है, इसलिए सामान्य खाना उनके किसी काम का नहीं। यह सुनकर किंकी घबरा जाता है और तरह तरह का खाना अपने मुंह में ठूसने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये गूल के लिए सामान्य खाना राख जैसा स्वाद देता है। यहाँ तक कि उसका पसंदीदा हैम बर्गर भी बेकार हो जाता है। हाइड किंकी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। किंकी कुछ देर के लिए बाहर निकलता है। उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और अचानक उसे इंसानी मांस की तलब होने लगती है। वह खुद को अपना अंगूठा चबाते हुए पाता है। वह दौड़कर घर लौटता है और शीशे में देखता है। उसकी एक आंख गूल की आंख में बदल चुकी थी। ये उसे डरा देता है और वह सच्चाई को झुठलाते हुए खुद को चाकू मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गूल को चाकू से नहीं मारा जा सकता। चाकू बीच से टूट जाता है और किंकी की निराशा चरम पर पहुंच जाती है। वह फिर बाहर निकलता है। इस बार वह खुद से कहता है कि वह किसी को मारना और खाना चाहता है। तभी उसे एक स्वादिष्ट महक आती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की मां खाना पका रही हो। वह उस महक की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसकी उत्सुकता तब निराशा में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वह महक एक इंसानी लाश की थी जिसे एक गूल खा रहा था। वह दयालु गूल किंकी को मांस का एक टुकड़ा देता है, जो इस वक्त अपना चौथा ब्रेकडाउन झेल रहा था, इससे ठीक पहले कि उस गूल को निशिकी नाम का एक और गूल टुकड़ों में काट दे। निशिकी किंकी को अपने इलाके में घुसपैठ करने के जुर्म में मारने ही वाला होता है कि तभी टोका आ धमकती है।
टोका जो खुद एक गूल थी उसे बताती है कि यह इलाका जो पहले राइस के नियंत्रण में था अब एंटिकू संगठन के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं, लेकिन पलक झपकते ही टाका निशिकी पर कई वार कर देती है, जिससे वह दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। वह किंकी को तड़पते हुए देखती है और मदद के लिए हाथ, सचमुच इंसानी हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन कैनी मना कर देता है। वह कैनी को पहचान लेती है और हैरान होती है कि राइस ने उसे खाया क्यों नहीं। किंकी भारी नैतिक दुविधा में था। उसका अंदरूनी गूल उसे नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन वह अपनी वची खुची इंसानियत को बनाए रखने के लिए लड़ रहा था। उसकी ड्रामे से तंग आकर टाका इंसानी मांस का एक टुकड़ा पकड़ती है और किंकी के मुंह में ऐसे ठूस देती है जैसे वह कोई पेस्ट्री हो। मांस का स्वाद चखते ही उसकी जान में जान आ जाती है, लेकिन किंकी फिर भी इसे उल्टी करके बाहर निकाल देता है। उसकी हरकतों से तंग आकर टाका उस पर किक बॉक्सर की तरह टूट पड़ती है। उसके घूल पावर्स के कारण उसकी चोटें तुरंत ठीक होने लगती हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो टूट चुका था। वो उस दिन को नर्क कहता है जिस दिन वो घूल बना, जिस पर टाका को गुस्सा आ जाता है। टाका उसे बताती है कि वो जीवन भर घूल रही है, सीसीजी और अन्य घूलों के डर में जीती रही है। टाका किंकी को वर्थलेस हाफ ब्रीड कहती है। तभी उनका मैनेजर वहां आता है और किंकी को अपने साथ ले जाता है। मैनेजर किंकी को एक कप कॉफ़ी देता है। किंकी को शक होता है, लेकिन मैनेजर उसे यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ कॉफ़ी है। वो एक घूंट लेता है और बिना उल्टी किए उसे पी पाता है। एक साधारण कॉफ़ी उसे रुला देती है। मैनेजर उसे बताता है कि कॉफ़ी हमेशा से एक ऐसी चीज़ रही है जिसका घूल आनंद ले सकते हैं। मैनेजर उसे एक लिफाफा देता है जिसमें मांस था। जब टेल्का पूछती है कि वो कैनी की मदद क्यों कर रहा है, तो मैनेजर उसे किंकी और राइस की पूरी कहानी बताता है। किंकी की भूख उसे फिर से पागल करने लगती है, यहाँ तक कि राइस उसके दिमाग में आकर उसे उकसाने लगती है। तभी हाइड के फ़ोन कॉल्स उसे होश में लाते हैं। किंकी अपनी घूल वाली आँख को छिपाने के लिए एक सफ़ेद आई पैच पहन लेता है। तभी हाइड उस पर कूद पड़ता है और उसे चेक करने लगता है। हाइड एक सीनियर से कुछ पुराने नोट्स लेना चाहता था, इसलिए वे वहां जाते हैं और वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि निशिका था। वे एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं। कल की घटना को याद करते हुए किंकी अपने दोस्त को गूल चाव नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए वो भी उनके साथ हो लेता है। रास्ते में वे कुछ तायाकी खरीदते हैं। निशिकी इसे बिना किसी दिक्कत के खा लेता है, जिससे किंकी इंप्रेस हो जाता है कि वो इंसानी समाज में कितने अच्छे से घुल मिल गया है। एक सुनसान जगह पहुंचकर निशिकी हाइड को लात मारकर बेहोश कर देता है। वो किंकी की गर्दन पकड़कर अपने हाथ से उसे आर पार कर देता है। फिर वो हाइड के चेहरे पर पैर से वार करने लगता है। किंकी उसे रोकने की भीख मांगता है और अंततः उस पर हमला कर देता है। निशिकी उसे एक मक्खी की तरह उड़ा देता है। जब वो हाइड की खोपड़ी को चलने की तैयारी कर रहा होता है, तब किंकी को उनकी पुरानी यादें आती हैं। अपने इकलौते दोस्त को मरने से बचाने के लिए किंकी अपने टेंटिकल्स निकालता है। निशिकी लड़ाई के लिए उत्साहित होता है, लेकिन जल्द ही खुद फ्रेंच चीज की तरह कट जाता है। अकेले बचने पर किंकी की घूल वाली भूख फिर से जाग उठती है। राइस उसे उकसाती है कि वो हाइड को खा ले। किंकी का दिमाग संतुलन खो चुका था। तभी टाका वहां आती है और उसे रोकती है। जब उसे होश आता है तो मैनेजर उसे बताता है कि टल्का उसे यहाँ लाई है। वो उसे हाइड के पास ले जाता है, जो काफी हद तक ठीक था। मैनेजर किंकी को उसकी खौफनाक भूख के बारे में बताता है। मैनेजर उसे बताता है कि बेहोशी की हालत में उन्होंने उसे कुछ मांस खिला दिया था। अब न तो वो पूरी तरह इंसान था और न ही गूल। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मैनेजर किंकी को बताता है कि अपनी हाइब्रिड प्रकृति के कारण वो दोनों दुनिया में जगह रखता है और उसे एंटिक्यू में आमंत्रित करता है। दूसरी ओर दो आदमी, मोटो और एमन, कुछ महीने पहले राइस और जेसन के बीच हुई घटना पर चर्चा करते हैं। उन्हें एस रैंक सब्जेक्ट कहते हैं। पागल सफ़ेद बालों वाला आदमी मोटो जेसन का रेंच सूंघ कर निकाल लेता है। एंटिकू कॉफ़ी हाउस में मैनेजर योशिमुरा केनी को एक बेहतरीन कॉफ़ी बनाने की कला सिखाता है। केनी पूछता है कि वे इंसानों को कॉफ़ी सर्व करके अपना रहस्य खतरे में क्यों डालते हैं। योशिमुरा जवाब देता है कि ये उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए है और क्योंकि वो इंसानों को पसंद करता है। योशिमुरा केनी को टाला यानी कि ताका की मदद करने के लिए नीचे भेजता है, जहां उसे हाइड मिलता है। हाइड के जाने के बाद ताका केनी को चेतावनी देती है कि वो हाइड को उनकी असलियत के बारे में पता न चलने दे, वरना वो हाइड स्टेक यानी कि हाइड का मांस डिनर में खाएगी। तभी क्लिनिक वाली औरत और डरी हुई लड़की हिनामी वहां आते हैं। इस बीच बड़े सूटकेस वाले लोग सीसीजी के बड़ी मीटिंग कर रहे थे। कमांडर इत्सुकी 11वें वार्ड में जल्द ही युद्ध होने की संभावना पर चर्चा करता है। फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेटर इयान कोटारेरो जेसन के मेडिकल प्लायर्स मिलने की रिपोर्ट देता है, जो असल में क्विंक हथियार निकला।
कमांडर इत्सुकी मोटो और एमन को 20th वार्ड की जांच का प्रभार सौंपते हैं। एंटीगो में केनी सामान्य खाना खाने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक सैंडविच उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देता है, मानो उसने गॉर्डन रैमसे के बुरे सपने जैसी कोई चीज खाई हो। योशीमुरा उसे शुगर क्यूब्स देता है जो भूख को शांत रखने में मदद करेंगे। योशीमुरा केनी को मांस की खरीद यानी प्रोक्योरमेंट में मदद करने के लिए कहता है। जब केनी कहता है कि वो किसी को नहीं मार सकता, तो योशीमुरा स्पष्ट करता है कि वे किसी को मारने नहीं जा रहे। वो उसे यूमो के साथ भेजता है, जो हमेशा किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के किरदार जैसा लगता है। ये फूड प्रोक्योरमेंट असल में सुसाइड करने वाले लोगों की लाशें ढोना था। बाद में योशीमुरा ताका को केनी का मास्क बनवाने के लिए ले जाने को कहता है, क्योंकि 20th वार्ड में डव्स यानी जांचकर्ताओं के होने की खबरें थी। शहर के एक अजीब हिस्से से गुजरकर वे मास्क मेकर उठा से मिलते हैं। उठा केनी का नाप लेता है और कुछ बहुत ही निजी सवाल पूछता है। केनी हिनामी की स्थिति के बारे में पूछता है। ताका उसे बताती है कि हिनामी के पिता के दूर होने से वो बहुत चिंतित है। मोटो और एमिन गूलों का सफाया कर रहे थे। एक गूल बच निकलता है और अपने साथी को बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स की गतिविधियों में बढ़ोतरी गौरमे की वजह से हुई है। इससे पहले कि वे हिनामी के पिता के पास जाएं, मोटो उस गूल को सैंडविच की तरह बीच से काट देता है। अगले दिन एक चमकीले नारंगी सूट में एक आदमी आता है जो ऐसा लग रहा था मानो किसी बारबी फिल्म से निकला हो। वो था सुकियामा शू, द गॉर्मे गूल। वो किंकी के चारों ओर एक मक्खी की तरह मंडराने लगता है। ताका उसे वहां से दफा होने के लिए कहती है। किंकी को अपनी यूनिवर्सिटी में सुकियामा से एक सरप्राइज विजिट मिलती है। सुकियामा साहित्य के चमत्कारों के बारे में बात करता है, जिससे केनी खुद को जोड़ पाता है। सुकियामा उसे एक कैफे ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन टाओ यानी ताका की चेतावनी याद करके किंकी हिचकिचाता है। सुकियामा के ड्रामे के बाद आखिरकार किंकी मान जाता है। शाम को यूमो किंकी को स्पारिंग देता है और फिर उसे एक बार में ले जाता है। मालकिन अतोरी किंकी पर खून का एक गिलास गिराती है, ये परखने के लिए कि क्या वो सच में वन आइड गूल है। वो उसे बताती है कि राइज की मौत कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर बीम गिराए थे। किंकी सुकियामा के साथ मीटिंग में भी इसी बारे में सोचता रहता है। सुकियामा राइज के बारे में बात करते हुए गुस्से में अपना चाय का कप तोड़ देता है और कांच का टुकड़ा किंकी को लग जाता है। सुकियामा किंकी के खून लगे रुमाल को सूंघता है और ऐसा महसूस करता है जैसे उसे कोई नया सितारा मिल गया हो। सुकियामा उसे एक खाली कमरे में ले जाता है। अचानक कमरा ऊपर उठने लगता है और केनी खुद को एक अंडरग्राउंड कसाई खाने के बीच में पाता है, जहां वो खुद मेन्यू पर था। सुकियामा, जिसे यहाँ मिस्टर MM कहा जाता था, दर्शकों को बताता है कि केनी के खून में इंसानी महक है जिससे सब पागल हो जाते हैं। सुकियामा कसाईगिरी शुरू करने का इशारा करता है, जिससे केनी का प्रतिद्वंदी टेरो बाहर आता है। टेरो किंकी को एक फुटबॉल की तरह लात मारता है और उसकी गर्दन को लगभग खाली केचप पैकेट की तरह निचोड़ने लगता है। तभी किंकी का सब्र टूट जाता है। उसकी इकलौती गूल आंख सबको झकझोर देती है और वो टेरो की पकड़ से आज़ाद होकर उसे एक ही मुक्के में हवा में उड़ा देता है। टेरो किंकी से डर जाता है, लेकिन उसकी मालकिन मैडम M उसे किंकी के पीछे जाने के लिए उकसाती रहती है। ठीक उसी वक्त जब वो किंकी को काटने ही वाला होता है, कहानी यहाँ समाप्त होती है।